प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तीता के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का मुख्य टॉपिक हमारा रहेगा तत्वों के गुणों में आवर्तीता। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि तत्वों के गुणों की आवर्तीता किसे कहते हैं और आवर्तीता का कारण क्या होता है, और प्रमुख आवर्तित गुण जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनसे मैं आपको परिचित करवाऊंगा, और फिर उसके बाद जो है हम एक आवर्तित गुण यानी परमाणुीय त्रिज्या के बारे में हम डिटेल से आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो तत्वों के गुणों में आवर्तीता को समझने के लिए सबसे पहले हम आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप में बात करें, पहले वर्ग में बात करें, तो विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखिए 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। यानी एक जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर एक क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक निश्चित क्रम से जो परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से दूसरे वर्ग में भी देखिए 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। ये आप एक पीरियड के अंदर देखिए 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। यानी आप इस तरह से आप चाहे किसी भी वर्ग में देखें या किसी भी आवर्त में देखें, आपको विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एक क्रमिक परिवर्तन दिखाई देगा। और ये आपको पता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंड करते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होगा तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होगा। ठीक, तो तत्वों के गुणों के इसी क्रमिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तत्वों के गुणों में आवर्तीता कहते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आपको आवर्त सारणी में समझाया ना, वो उसी को एक बार नोट्स में पढ़ा देता हूँ, काफी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने देखा कि आवर्त सारणी के सभी आवर्त और वर्ग में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, उसमें क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी क्या होगा? क्रमिक परिवर्तन होगा। तो तत्वों में इसी क्रमिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गुणों में आवर्तीता कहते हैं। ठीक, और जो प्रमुख आवर्तित गुण जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उनमें से है परमाणुीय त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, और इसका एक और नाम भी है आयनन विभव। ठीक, ये तीनों एक ही चीज है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको जब स्टडी कराऊंगा तो बता दूंगा। और यहाँ पर देखिए आगे है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, घनत्व, धात्विक और अधात्विक लक्षण, और गलनांक और क्वथनांक। ओके, तो आज के लेक्चर में हम परमाणुीय त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आवर्तित गुणों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणुीय त्रिज्या एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक किसी भी तत्व का परमाणु है, ये नाभिक हो गया, और ये मैं सबसे बाहरी कोष बना लेता हूं इसका। ठीक, और ये सबसे बाहरी कोष में ये इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, ये क्या है? परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं इसको। लेकिन इस परिभाषा में प्रॉब्लम क्या है कि परमाणु का जो तरंग यांत्रिकी मॉडल जो है उसके अनुसार एक इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में तो रह नहीं सकता। ठीक है, तो किस में रहेगा? कक्षक में रहेगा। अगर कक्षक में रहेगा तो एक परमाणु की कोई परिसीमा तो होगी नहीं, कोई बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री तो नहीं है। जब फिक्स बाउंड्री नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पता नहीं कि यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। तो देखिए, अपन ने कुछ ऐसा बनाया था कि जैसे एक कक्षक जैसे ऐसे बनाया था ना, जहां जहां डॉट लगा रहे हैं वहां क्या था? इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना थी। ठीक, जहां जहां डॉट है वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है कक्षक में। तो इसी तरह से मान लीजिए सबसे बाहरी जो कक्षक है उसमें भी कोई विशेष परिसीमा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, फिक्स नहीं है। ठीक, तो
अगर अकेला हमारे पास परमाणु है, गैसीय अवस्था में कोई अकेला परमाणु है, तो उसकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना जो है वो अभी तक संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तरंग यांत्रिकी मॉडल के अनुसार परमाणु की कोई परिसीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो फिर भाई परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात करें? समस्या यह भी है। बिल्कुल आसान सी बात है कि जैसे मान लीजिए एक जैसे दो परमाणु किसी भी आबंध से आपस में बंध गए, ठीक, तो उन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी ले लेते हैं और उस दूरी का क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, ठीक, उस दूरी का आधा, ठीक। तो संयुक्त अवस्था में दो परमाणुओं के बीच जो नाभिकीय दूरी है उनका आधा जो है वो क्या कहलाएगा? परमाणुीय त्रिज्या कहलाएगा। अब देखिए कि इन परमाणुओं की प्रकृति के अनुसार इन दोनों परमाणुओं को आपस में बांधे रखने वाला बल, जिसको हम आबंध कहते हैं, आबंध जो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कोई द्वि परमाणु अणु है, जैसे मान लेते हैं कि H2 है, जैसे ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच का जो आबंध है वो सहसंयोजी आबंध होगा, और उस केस में जो हम ये त्रिज्या लेते हैं ये सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। इसी तरह से अगर हम दो परमाणु लेते हैं किसी भी धातु से, ठीक है, ये भी एक धातु का परमाणु है, ठीक, हाइड्रोजन के बजाय अगर ये दोनों किसी एक धातु का परमाणु लेते हैं तो धातुओं के बीच में जो है एक धात्विक आबंध होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो उस केस में जो हम त्रिज्या लेते हैं उसको हम कहते हैं धात्विक त्रिज्या। और इसी तरह से और अगर ये परमाणु किसी अक्रिय गैस के हैं, किसी नोबल गैस के हैं, तो अक्रिय गैसों के परमाणुओं के बीच में एक बहुत ही वीक फोर्स होता है, एक बहुत ही कमजोर बल होता है जिसको हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अक्रिय गैसों के केस में हम क्या लेते हैं? वंडरवाल त्रिज्या लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो है, हम तीन तरह की परमाणु त्रिज्याओं का अध्ययन करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला सहसंयोजी त्रिज्या, दूसरा धात्विक त्रिज्या और तीसरा जो है वंडरवाल त्रिज्या, ठीक। तो देखिए परमाणु त्रिज्या के बारे में मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि परमाणु के नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं, ठीक। लेकिन तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई भी सीमा नहीं होती। इसलिए अगर हमारे पास एकल गैसीय परमाणु है, अगर अकेला आइसोलेटेड परमाणु है, तो उसकी परमाणु त्रिज्या जो है उसका सही मान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के मध्य दूरी या परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा कर लेते हैं, और वही आधा मान जो है क्या है? परमाणुीय त्रिज्या कहलाता है। अब परमाणुीय त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई विधियां हैं, जैसे एक्स किरण विवर्तन है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन है तथा न्यूट्रॉन विवर्तन विधियां जो है परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए काम आती है, ठीक। तो अब इनके सिर्फ आपने नाम याद रखना है, एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इसका अभी इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन कार्यकारी संकल्पना है। कार्यकारी संकल्पना का मतलब ये है कि जब आप एक एकल गैसीय परमाणु का सही त्रिज्या जो है आप सीधा ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे हमने जो है ये तीन टाइप की जो है संकल्पना इंट्रोड्यूस की है, यानी इसकी जगह इनसे काम चलाया है हमने, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला है सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस, दूसरा धात्विक त्रिज्या और तीसरा है वंडरवाल त्रिज्या। तो अभी आगे हम इन तीनों त्रिज्याओं के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सहसंयोजक त्रिज्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि सजातीय मतलब एक जैसे, द्वि परमाणु अणु, दो परमाणु वाले अणु में दोनों परमाणु अगर एकल सहसंयोजी आबंध से बंधे हो ना, तो उनके अंतर नाभिकीय दूरी यानी उनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसका आधा उसके आधे को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे, ठीक। और जैसे चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये एक क्लोरीन का परमाणु है, ठीक, और ये दूसरा क्लोरीन का परमाणु है,
ठीक। तो इस तरह से दोनों क्लोरीन के परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो क्या बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। तो इनकी अंतरनाभिकीय दूरी यानी इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी जो है 198 पिकोमीटर है। ठीक, तो 198 का आधा कितना हो गया, 99 हो गया। तो क्लोरीन के अणु के लिए क्लोरीन परमाणु के लिए जो परमाणु त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 99 पिकोमीटर होगी। ठीक, तो अगर परमाणु त्रिज्या को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहे ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है। ठीक, और यानी दोनों एक जैसे परमाणु है तो इनकी त्रिज्या सिंपल सी बात होगी, कैसी होगी, एक जैसी होगी। इसकी त्रिज्या को मैं RA कह देता हूं तो इसकी त्रिज्या भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, RA ही होगी ना। तो अब देखिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको आप D कह लीजिए या DAA भी हम कह सकते हैं। ठीक, नाम देना आपने कोई भी। तो हम ये मानते हैं कि DAA किसके बराबर है, RA प्लस RA के बराबर है, यानी DAA जो है वो 2RA के बराबर है। तो यहाँ से RA यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो DAA, दो एटम के बीच का डिस्टेंस यानी दो एटम के बीच की दूरी जो है उसका, ये दो इधर लेके जाओगे आधा हो जाएगा। ठीक, तो RA का मतलब है रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या। DAA का मतलब है दो एटम्स के बीच में, दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब धात्विक त्रिज्या को समझने के लिए आपको धातु जालक के बारे में समझना होगा कि ये आपको पता ही है कि एक धातु के अंदर क्या होते हैं, धातुओं के परमाणु में क्या होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये मान लेते हैं किसी धातु का एक परमाणु है, ये इतना इतना, कि ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिया, बाकी परमाणु यहाँ दिखा दिया। ठीक, तो देखिए कि इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ तो नेचुरल सी बात बंधा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये अगर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है ना तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर थोड़ा सा, बाकी जो परमाणु उस पर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव थोड़ा सा दूर हटेगा ना, स्वतंत्र है इसलिए। तो बाकी जो एटम बचता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से देखिए बाकियों पे भी आ जाएगा। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का तो है ही, तो इसको तो ये अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे जो परमाणु है एक धातु के अंदर, एक धातु जालक के अंदर इस तरह से जो है वो बंधे हुए होते हैं। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि धातु जालक में दो पास पास सटे परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ठीक, और अगर हम उदाहरण के लिए अगर कॉपर धातु लेना तो कॉपर की धातु में दो परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी है, 256 पिकोमीटर है। तो 256 का आधा कितना हो गया, 128। तो कॉपर की जो धात्विक त्रिज्या है वो 128 पिकोमीटर होगी। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके मध्य में कोई भी रासायनिक आबंध नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ वंडरवाल बल होता है, एक बहुत ही कमजोर सा बल होता है जो इनको आपस में बांधे रखता है। ठीक, तो जो परमाणु जो है वंडरवाल बल से आपस में बंधे होते हैं उनके बीच की जो दूरी है उसका आधा जो है वो क्या कहलाएगा, वंडरवाल त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो अणुओं के, दो आबंधित समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, दूरी का आधा जो है क्या कहलाता है, वंडरवाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक, तो उत्कृष्ट गैसों के लिए हम क्या लेते हैं, सिर्फ वंडरवाल त्रिज्या ही लेते हैं। तो देखिए कि अगर लंबाई के आधार पर इन त्रिज्याओं को कंपेयर करें ना तो वंडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि उसमें ऐसे लेते हैं हम कि कोई ओवरलैपिंग तो होती नहीं है, इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, परमाणुओं के जो समीपस्थ परमाणु होते हैं उनके बीच की दूरी का आधा करेंगे। अब यहाँ ये जो डी दूरी है इसका आधा करेंगे। ठीक है, और मेटल में यही परमाणु जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में कुछ नजदीक होते हैं, तो यहाँ डी थोड़ा सा और कम हो जाता है।
और सहसंयोजी के अंदर तो ओवरलैपिंग भी होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये दूरी और भी कम हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हो बात को। तो वंडरवाल त्रिज्या में क्योंकि ये दूरी जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर दूर होता है, कमजोर फोर्स होगा तो दूर ही होंगे ना, तो वंडरवाल त्रिज्या सबसे अधिक होगी। धात्विक में ये जो मेटेलिक फोर्स जो होता है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसकी बजाय। तो दो परमाणु थोड़े से और नजदीक होंगे तो दूरी और कम होगी, तो धात्विक त्रिज्या वंडरवाल की बजाय जो है वो छोटी होगी, लंबाई में कम होगी। और सहसंयोजी के अंदर तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, इसके ऊपर चढ़ा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये दूरी और भी कम हो जाएगी, तो सहसंयोजी त्रिज्या सबसे छोटी होती है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए आगे देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी परमाणु त्रिज्या जो है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये मुख्य रूप से 3 फैक्टर पे परमाणु त्रिज्या डिपेंड करती है। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा कोषों की संख्या, और तीसरा है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। तो आइए इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या को किस तरह से प्रभावित करता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझने के लिए देखिए कि मैं किसी भी तत्व के परमाणु का एक रफ सा चित्र बनाता हूँ यहाँ पर, कि ये जैसे नाभिक हो गया। नाभिक पे मैंने प्लस का निशान क्यों दिखाया, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए नाभिक पर कुल मिलाकर क्या होता है, धन आवेश होता है। और मैं ये सबसे बाहरी कक्ष बनाता हूँ इसका, ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु का ये सबसे बाहरी कक्ष, और सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये धन आवेश इस ऋणात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस तरह से नाभिक द्वारा सबसे बाहरी कोश की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना जो क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। और इसको ZEFF यानी EFF से कहते हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, ठीक, और Z नाभिकीय आवेश, तो इसको ZEFF से हम डिनोट करते हैं, ठीक, या Z इफेक्टिव इसको हम कह देते हैं। क्लियर। तो अब देखिए कि जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, अब ये देखते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश त्रिज्या को कैसे प्रभावित करता है। कि जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, उतना ही ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की तरफ खींचेगा। जितना नाभिक की तरफ आएगा उतना ही त्रिज्या जो है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे जो त्रिज्या है वो घटती है, ठीक। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या है, वो घटेगी, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के करीब आ जाएगा। तो देखिए इस बात को हम ऐसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये कम होगी, अगर ये कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। ओके। अब देखिए कि किसी भी तत्व के परमाणु में कोषों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन जो दूर होता जाएगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास लिथियम है और सोडियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3, और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 1 है, और इसका 2, 8 और 1 है। चलो अगर इसकी फोटो बनाए ना तो लिथियम का तो ऐसे होगा कि ये इसका नाभिक हो गया, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया लिथियम के लिए, ठीक। और अगर हम सोडियम की बात करें तो ये सोडियम का नाभिक हो गया, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कक्ष में 8 हैं और तीसरे कक्ष में 1 है। तो अगर हम इनके नाभिकीय आवेश की बात करें तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश कितना है, +3 है और यहाँ +11 है, ठीक। तो नाभिकीय आवेश के हिसाब से तो देखिए कि इसका साइज छोटा होना चाहिए, सोडियम का छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाभिक पर आवेश
बढ़ गया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा। लेकिन एक कोष एक्स्ट्रा जुड़ने से दूरी जो है बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक कोष एक्स्ट्रा जब जुड़ेगा ना तो ये दूरी नाभिक से ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो जितने अधिक कोष होंगे उतना ही सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो दूर होता जाएगा, ठीक। तो परमाणु त्रिज्या जो है वो कोषों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कोषों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब कि कोषों की संख्या अगर बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, कोषों की संख्या कम होगी तो परमाणु त्रिज्या भी कम होगी। अब आगे तीसरा पॉइंट देखिए, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। पहले तो इसको समझते हैं कि परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव है क्या, और फिर उसके बाद जो है हम देखें कि परमाणु त्रिज्या को किस तरह से प्रभावित करता है। तो अब देखिए कि ये कब होता है, जब हम किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं ना, यानी जिस एटम में, जिस परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, यानी अंदर कोषों की संख्या काफी अधिक हो जाए, उस समय जो है ऐसे तत्वों के परमाणुओं में ये परिरक्षण प्रभाव देखने को मिलता है। ये होता क्या, देखिए किसी चित्र के माध्यम से समझा देता हूं मैं कि मान लेते हैं कि ये सबसे बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, और इसके बीच में जो है कई सारे कोष आ जाते हैं, ठीक। हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कई सारे कोष आ जाते हैं। तो इन कोषों में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन कोषों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो नाभिक और जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में एक पर्दे का काम करेंगे, एक आवरण का काम करेंगे, एक कवर का काम करेंगे, ठीक। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के इसी आवरण के कारण क्या है कि जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उस पर इस नाभिक के धनात्मक आवेश का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए ना हो तब जितना खिंचाव है, जब इतना आकर्षण बल है, और ये अगर बीच में आ जाए तो ये आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या हम ये कहें कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है इस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। और अगर नाभिकीय आवेश, ये खिंचाव या आकर्षण बल कम हो गया तो त्रिज्या जो है बढ़ जाएगी, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जितना ज्यादा यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही जो आवरण प्रभाव है, या इसको परिरक्षण प्रभाव भी हम कह देते हैं, ये बढ़ जाता है, ठीक। तो परिरक्षण प्रभाव को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे इस नाभिक के ऊपर जो धन आवेश है, यानी प्रोटॉनों का जो धन आवेश है, उसका काम क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को खींचना। लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पे तो आपको पता ही है, चाहे वो किसी भी कोष में होगा तो उस पर ऋण आवेश ही ना, तो ये ऋण आवेश इस ऋण को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, इसको प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। उसी वजह से जो है ये एक आवरण का काम करते हैं, एक शील्ड का काम करते हैं, इसको परिरक्षित करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रभाव क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है या आवरण प्रभाव कहलाता है। तो जैसे जैसे आवरण प्रभाव बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए कि जैसे जैसे आवरण प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का, नाभिक का इस पे होल्ड कम हो जाएगा, ठीक। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम हो जाएगा। बाहरी इलेक्ट्रॉन पे होल्ड अगर कम हो गया ना तो इसकी परमाणु त्रिज्या भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो बातें मैंने समझाई है आप यहाँ नोट्स में से तो पढ़ ही लोगे, और नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना, सुरेश लेक्चरर ऐप के नाम से है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ पर और प्रभाव डालने वाला जो फैक्टर है वो है बंधों की संख्या, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे सहसंयोजी त्रिज्या जो होती है ना, वो बंधों की संख्या पर भी निर्भर करती है। कि जैसे सहसंयोजी आबंध जो है 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। एकल आबंध जो होता ना, उस केस में जो है परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, उसकी ओवरलैपिंग कम होती है। ओवरलैपिंग कम होती है तो एकल आबंध जो है थोड़ा सा बड़ा होता है,
ठीक, ये ओवरलैपिंग अगर अभी समझ में नहीं आ रही तो एक बार चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अगला जो चैप्टर है ना वो सारा आबंधों पर ही आधारित है, वहां पर आबंध के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये याद रख सकते हो कि एकल आबंध सबसे लंबा होता है, द्वि आबंध एकल से थोड़ा सा छोटे होते हैं और त्रि आबंध जो वो सबसे छोटे होते हैं। तो जैसे जैसे आबंधों की संख्या बढ़ती जाती है, सह संयोजी त्रिज्या जो है वो घटेगी। तो परमाणु त्रिज्या जो है वो बंधों की संख्या की इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। ठीक, तो अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कि इसी निशान को आप अनुक्रमानुपाती बोल देते हो, इसी को व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हो। समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक राशि दूसरी राशि है। अगर हमने एक तो इस तरह से लगाते हम और एक हम एक वटे में करके लगाते, बीच में निशान सेम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती की। अगर बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए घटेगा। और ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक वटे में लिखते हैं ना आगे, तो इसी निशान को व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं कि सी बढ़ेगा तो ए घटेगा, सी घटेगा तो ए बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रख लेना बस। वैसे तो ये बेसिक्स की बातें आपको पता ही होगी पहले भी। अब आइए आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं कि परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता, यानी जब हम एक आवर्त के अलोंग चलते हैं या एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो परमाणु त्रिज्या में क्या क्रमिक परिवर्तन होता है, ये घटती है कि बढ़ती है, ये चीज हमने डिस्कस करनी है। तो पहले हम एक आवर्त की डिस्कस कर लेते हैं कि एक आवर्त में जो है परमाणु त्रिज्या किस तरह से परिवर्तित होती है। तो इसके लिए जो है हम दूसरे आवर्त के तत्वों को लेंगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, एक बार यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी परमाणु त्रिज्या घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी आवर्तिता डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए कि आवर्त सारणी के जो दूसरे आवर्त के सभी तत्वों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। ठीक है, जो इनका परमाणु क्रमांक है वही नाभिक पर आवेश है। ठीक, और जो परमाणु क्रमांक है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पे ये तो समझ गए हो कि जो परमाणु क्रमांक है वही उतना ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होता है, नाभिकीय आवेश होता है। ठीक, और जो परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 है। और इसको सिंपल बोर मॉडल के हिसाब से देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल हम 10th क्लास में लिखते थे ना, ऐसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2-1। ठीक, इसी तरह से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है और इसको सिंपल बोर मॉडल के हिसाब से देखें तो 2-2 है। ओके, बोरॉन में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना एक आवर्त में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो दूसरे कक्ष के अंदर ही आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ टोटल 4 है। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो दूसरे कक्ष में ही आया है। ठीक, या फिर एक बार चित्र से समझो। यहाँ पर ये मैंने लिथियम परमाणु का चित्र बनाया है कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 1, और बेरिलियम में पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 2। जैसे एक तो पहले एक ये होगा, दूसरा भी इसी कक्ष के अंदर ही आएगा। ठीक, यानी दूसरे कक्ष के अंदर ही आएगा। ठीक, एक बार इन दो को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए कि नाभिक पर 3 यूनिट धन आवेश है क्योंकि 3 प्रोटॉन है। ठीक, और बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है तो 4 यूनिट धन आवेश है। बेरिलियम के नाभिक पर 4 यूनिट धन आवेश है। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पर 3 यूनिट धन आवेश बार बार इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर 4 यूनिट धन आवेश बार बार इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब 4 यूनिट धन आवेश है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लिथियम से बेरिलियम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो नाभिक पर आवेश है ना ये बढ़ता जाएगा, और जितना आवेश बढ़ेगा ना
उतना ही साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। उतना ही नाभिक, जितना नाभिक पर आवेश बढ़ेगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आपको पता है कि परमाणु त्रिज्या जो है वो घटेगी। ठीक, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक आवर्त के अंदर, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नाभिकीय आवेश जो है वो क्या, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, लेकिन परमाणु त्रिज्या जो है वो छोटी होती जाएगी। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान दें कि हम अगर लास्ट के एलिमेंट की बात करें, लास्ट तत्व की बात करें, यानी अक्रिय गैसों की बात करें, तो इस केस में हम वैन डर वाल त्रिज्या लेते हैं। क्या लेते हैं? वैन डर वाल त्रिज्या। और वैन डर वाल त्रिज्या क्यों लेते हैं? क्योंकि ये अक्रिय गैसें होती हैं, इनमें कोई और आबंध तो बनता नहीं है, सिर्फ बीच में वैन डर वाल बल ही होता है, इसलिए वैन डर वाल त्रिज्या ही लेनी होती है इसकी। ठीक, और वैन डर वाल त्रिज्या की जो लंबाई होती है वो काफी ज्यादा होती है इन बाकी त्रिज्याओं की वजह से, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पर लिथियम से लेके फ्लोरीन तक साइज घटेगा, लेकिन यहाँ पर नियोन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैन डर वाल त्रिज्या लेते हैं। ठीक, तो देखिए कि एक आवर्त के अंदर अगर हम इसको सारणी के माध्यम से देखें तो भी, जैसे दूसरे आवर्त को हमने अभी डिस्कस किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, दूसरे आवर्त के तत्वों को हमने डिस्कस किया था ना, उसी को हम यहाँ से देख लेते हैं कि लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है 152 पिकोमीटर है, बेरिलियम की देखिए 111 है, कम होती जा रही है ना, आगे तक लगातार देखिए फ्लोरीन तक कम होती जाएगी। ठीक है, और क्योंकि उत्कृष्ट गैसों में वैन डर वाल त्रिज्या लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इस आवर्त सारणी में इसको शामिल नहीं किया कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे यहाँ से बड़ी मिलेगी आगे आपको। इसी तरह से आप तीसरे आवर्त में भी देख सकते हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या होगी, घटती ही जाएगी। और इस चीज को आप एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु त्रिज्या है, तो परमाणु क्रमांक कम है तो यहाँ परमाणु त्रिज्या ज्यादा है, जैसे जैसे क्रमांक बढ़ता जाएगा त्रिज्या जो है वो छोटी होती जाएगी। ओके, अब देखिए कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक 3, 11, 19, 37, 55, 87, तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो नाभिक पर आवेश भी नेचुरल सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जेड इफेक्ट तो बढ़ेगा, तो जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या है कि त्रिज्या छोटी होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक प्रभाव और भी देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। 3 है तो इसमें केवल 2 ही कक्ष है, 2 और 1, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर आप चित्र बनाओ तो यहाँ पर जैसे ये नाभिक हो गया, यहाँ पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1। ठीक, इसको मैं सोडियम के साथ कंपेयर कर देता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो इसके नाभिक पर जो आवेश है वो +11 हो गया। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तब इन दोनों में फर्क क्या रह गया कि इसमें सिर्फ 2 ही कक्ष है, और जैसे हम एक स्टेप नीचे एक कक्ष बढ़ गया, तो एक कक्ष बढ़ने से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ पर नाभिकीय आवेश जो है ना वो बढ़ रहा है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ने से उतना साइज छोटा नहीं होता जितना कि एक सेल ऐड होने से, एक कक्ष ऐड होने से ये दूरी बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ओवरऑल रिजल्ट यही है कि जैसे यहाँ पर 2 चीजें अपोजिट काम कर रही है। नाभिकीय आवेश तो त्रिज्या को घटा रहा है, लेकिन सेल ऐड होने से यानी कक्षों की जो संख्या है उसको बढ़ा रही है, तो कक्षों की संख्या जो ज्यादा प्रभावी है यहाँ पर। ठीक है,
ये त्रिज्या को ज्यादा बढ़ा देती है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, हर बार एक कक्ष और ऐड होता जाएगा, एक कक्ष और ऐड होता जाएगा, तो इसका साइज जो वो बढ़ता जाएगा। तो किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो परमाणु त्रिज्या का साइज जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। तो अगर आवर्तिता को अगर एग्जाम में पूछा जाए ना, तो जितना मैंने नोट्स में लिखा है इतना सा लिख दो, बस काफी होता है, क्योंकि ये 1 या 2 अंक में पूछा जाता है मुश्किल से। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर परमाणु के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोष की संख्या में वृद्धि होने से नाभिक के आवेश का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण कम होने लगता है। ठीक है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन के कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो दूरी ज्यादा बढ़ेगी, तो नाभिक की आवेश इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वहां पर आकर्षण कम हो जाएगा। आकर्षण कम होगा तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक टेबल में मैंने डिस्कस भी किया है कि लिथियम यानी वर्ग 1 के तत्वों के परमाणु त्रिज्या देखिए कि यहाँ लगातार क्या है, बढ़ती जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर वर्ग 17 को भी अगर आप देखो ना, तो ऊपर से नीचे जैसे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ठीक। इसको आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है। कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो ये पहले वर्ग के तत्वों के लिए है और ये 17वें वर्ग के तत्वों के लिए है। ठीक। अब 17वें वर्ग का ग्राफ नीचे क्यों आया, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता जाता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इनका सभी का साइज इनके कंपैरिजन में कम होता है। तो अब देखिए कि वैसे तो अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इनकी वैल्यूज याद रखना कोई ज्यादा मैटर नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने एक नीट के पेपर में ये क्वेश्चन देखा था कि वहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल ये 4 तत्व दिए हुए थे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और आयोडीन। कहता कि इनमें से सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी है, सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी है। तो अगर मान लिया एक ही वर्ग में हो या एक ही आवर्त में हो तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि नीट का एग्जाम था थोड़ा सा वो टाइट दे देते क्वेश्चन, तो यहाँ पर 2 चीजें कंपेयर करनी थी। और ये क्योंकि एनसीईआरटी पर ही आधारित जो है डाटा होते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन जो है नीट में आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी का जो डाटा है वो भी आपको याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 133 है तो आयोडीन इसका आंसर था। ठीक है। क्योंकि बाकियों का देखिए यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से परमाणु त्रिज्या ज्यादा है। ठीक। क्योंकि सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या पूछी गई थी तो वो आयोडीन की इनमें से। ओके। तो प्यारे बच्चों, आज इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस की बात करेंगे, जो कि आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। फिर आयनिक रेडियस भी लगभग एटॉमिक रेडियस जैसा ही है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। और आपको मेरा लेक्चर लगता कैसा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।